साउंड अच्छे से जा रहा है? साउंड क्लियर है? बता देंगे साउंड क्लियर है? गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। कोई बताएंगे साउंड जा रहा है प्रॉपर? गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए जल्द से जल्द सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग पॉलिटी का जो है ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, ठीक है। आज जो है दो टॉपिक खास करके जो महत्वपूर्ण है, संसद और साथ साथ हम लोग उसका राष्ट्रपति, ये दो टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं और लगभग 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास करवाएंगे आप लोग का। और आप लोग जरूर टेस्ट जरूर 14 तक हमने दे दिया है 1 to 5 में, एक टेस्ट बचा है वो भी आपको 2-3 दिन में दे दिया जाएगा, ठीक है। टेस्ट जरूर दे ले, उसके बाद हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से करवा देंगे, सारा टेस्ट का सॉल्यूशन। टेस्ट वाला जो सारा मैथ का है वो सारा सॉल्यूशन करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। अब एक टेस्ट और बचा है, वो डाल करके जब आप लोग 15 टेस्ट पूरा कर लीजिएगा उसके बाद जो है सारा सॉल्यूशन ही करवाया जाएगा। जैसे 6 और 7 टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है, उसी प्रकार से सारे टेस्ट का सॉल्यूशन आपका करवा दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आप उतना भी करके जाते हैं रीजनिंग मैथ में तो मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चन आपका बन जाएगा वहां, ठीक है। एक टॉपिक मैथ का रह गया है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, वो किसी दिन आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं जो पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां से, ठीक है। और ये चैप्टर आपका संसद और राष्ट्रपति से रिलेटेड आज जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, तो आप लोग अच्छे से अपना देखने का प्रयास कीजिए, समझिए, ठीक है। चलिए, बाकी साउंड प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर मैसेज छोड़ देंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। आपको पता होगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। भारत में कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है, सिंबॉलिक प्रधान आपके राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका के, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यपालिका का अगर अध्यक्ष पूछता है तो आपको राष्ट्रपति ही मानना है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं और सेना के सर्वोच्च कमांडर भी होते हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम नागरिक तो है ही, और कार्यपालिका के भी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 अंग होता है प्रशासन का, शासन का, ठीक है।
संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो आपको अभी तुरंत हमने बताया कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में ही निहित होता है, ठीक है। और इसका जब हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आपको टेस्ट लिंक दे देंगे, तो आप लोग अपना टेस्ट भी दे लीजिएगा, जिससे आपको फिर ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक अभी हमने तुरंत बताया, वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। देश के प्रथम नागरिक कौन होता है देश का? तो देश का प्रथम नागरिक आपके राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी कौन होते हैं? अभी तुरंत हमने बताया था, भारतीय जो सेना है उसके सर्वोच्च कमांडर भी आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। एकदम बिल्कुल राष्ट्रपति का ही चैप्टर ही है, राष्ट्रपति और संसद, तो उसी से रिलेटेड आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के व्यक्ति की आयु कम से कम कितना पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो कितना आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? तो वो है आपका 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, ठीक है। और आपका किसी भी चुनाव, जैसे आपका लोकल चुनाव होता है, जैसे आपका मुखिया, सरपंच या वार्ड कमिश्नर या फिर जो भी पंचायत या ब्लॉक स्तर पे कोई भी उम्मीदवार खड़ा होते हैं, तो उनके लिए मिनिमम जो है आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए मिनिमम? तो 21 वर्ष। तो वो भी क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 35 वर्ष होता है राष्ट्रपति के लिए, कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। अब देखिए, जब राष्ट्रपति संबंधित कोई भी चुनाव हुआ तो उसमें अगर विवाद हो जाता है तो किसके द्वारा वह निर्देशित किया जाएगा? तो उसको निर्देशित करने वाला एक ही संस्थान है, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन कर सकता है? उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय दोनों एक ही चीज है, उच्चतम बोलिए या सर्वोच्च बोलिए, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ही जो भी विवाद हुआ राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, उसका जो है निदान आपका उच्चतम न्यायालय ही करेगा या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका भी जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, तो सबका चुनाव जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग। और आप लोग को अब अच्छे से पता है, चूंकि हमने ये सब चैप्टर को बहुत ही ढंग से आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ अच्छे से पढ़ा रखा है। संसद, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो हमने बताया था आपको, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक और प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर होता है, और वह प्रणाली जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या हो जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसमें आपका रेशियो में वोट, यानी सबको वोट देते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं विधानसभा के, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, या संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो सभी वोट देते हैं। और जो भी जितने भी पद होंगे, जितने भी लोग खड़े होंगे, सबके लिए, लेकिन वहां नंबरिंग किया जाता है कि 1 नंबर पे आप किसको रखते हैं, 2 नंबर पे किसको, 3 नंबर पे किसको, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास जा सकते हैं? तो चुनाव संबंधी अगर कोई मामला हुआ तो उच्चतम न्यायालय के पास ही भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के पास ही भेजे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भारत में सबसे सर्वोच्च राष्ट्रपति का पद है, तो इसका जो कोई भी अगर डिसीजन होगा वो इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये याद रखिएगा, 5 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। और चाहे जितने बार भी हो, भारत के राष्ट्रपति जो है कोई भी व्यक्ति बने रह सकते हैं, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, जितने वर्ष तक बने रहना चाहेंगे बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है कि कोई भी वहां का राष्ट्रपति जो है 10 वर्ष से ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपके देश में जो है वो लगातार बनते रह सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कितने वर्ष के लिए बनते हैं? तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? अभी तुरंत हमने चर्चा किया था। उसके निर्वाचक मंडल में कौन होंगे? लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य के विधानसभा के, राज्य के उस सदन का नहीं, विधान परिषद का नहीं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
यानी यहाँ पे आपका देखिए कहाँ पे संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के जो निर्वाचक मंडल होता है, जो वोट करते हैं, वो आपके लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं, और साथ साथ विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पे वोटिंग करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी। अब आप लोग का एकदम लगता है स्पीड पकड़ लिया है और आप लोग की तैयारी बेहतर हो चुकी है अब, ठीक है। और बहुत लोग 50, 55, 60 नंबर अब ला रहे हैं आसानी से, ठीक है। तो बस इतना बनाए रखिएगा, अगर यहाँ पे 55, 60 नंबर ले आते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट वहां पे बनेगा, ठीक है। और हम कट ऑफ आपको लगभग हम शुरू से ही बोल रहे हैं, ठीक है, शुरू से ही मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ रेंज होगा वो 55 से लेके 75 के बीच में ही वेरी करेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 55 से 75 के बीच में वेरी करेगा। महिला लोग का तो 55 से 65 के बीच में ही वेरी करेगा, एससी से जनरल तक का जोड़ लीजिए। पुरुष वर्ग का जो है आपका जो है 55 नहीं 60 से लगभग 75 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। अब जो जिस कैटेगरी में है, जनरल में है तो 75 टारगेट रखिए, ठीक है। बाद बाकी जो एससी है तो 55, 60 के बीच में आपका रिजल्ट बन जाएगा। आप देखिएगा, क्योंकि हमने जो टेस्ट लिया लगभग 10-11 टेस्ट लिया, तो लगभग हमने देखा कि हाईएस्ट नंबर जो 80 तक जा रहा है, ठीक है, 80 नंबर तक जा रहा है हाईएस्ट, और आपका लोएस्ट जो है एवरेज बच्चों का जो है 40 नंबर आ रहा है। तो एवरेज से ऊपर कीजिए और आप जो है हाईएस्ट से बीच में रखिए, तो रिजल्ट का जो रेंज होगा 65 से 75 के बीच में ही चलेगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए हमने इसको कट ऑफ बता दिया कि इस रेंज में जो लोग बना रहे हैं अभी फिलहाल 55 प्लस ला रहे हैं, उनकी तैयारी बेहतर है, थोड़ा और कर लीजिए बस हो जाएगा। मैथ रीजनिंग पे विशेष फोकस कीजिए, चूंकि आपका अगर 30, 35, 40 नंबर आ गया उधर से तो आप आसानी से क्रैक कर दीजिएगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, संसद द्वारा, और महाभियोग लगा करके भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद में किसी भी सदन में उसको प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, संसद द्वारा किसी भी सदन में महाभियोग उन पे लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जिनका 65, 55, 60 के बीच में आ रहा है टेस्ट में नंबर, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। थोड़ा सा और पुश कर लीजिए, बस आपका रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, तो किसी में भी किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, यानी संसद के किसी भी सदन में वो किया जा सकता है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया सी, संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, तो उनपे जो अनुच्छेद 61 है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, ठीक है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, ठीक है, तो कौन हटा सकता है, कैसे हटा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, यानी जब उनका 5 वर्ष नहीं पूरा है तब भी उनको हटाया जा सकता है, बशर्ते संसद में उनपे महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है। महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया है, जब हमने राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से जाके कंटेंट में राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वीडियो को अच्छे से देखिए। सारे वीडियो को जिनको समझ में नहीं आता है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सारे वीडियो को 1 बाय 1 करके आप देखिए अच्छे से, सारा हमने आपको करा रखा है बहुत ही ढंग से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप वीडियो जरूर अच्छे से कंटेंट में जो भी दिया गया है मेरे द्वारा सारा टॉपिक करवा दिया गया है। आपका सिलेबस लगभग खत्म है आपका, बस अब ऑब्जेक्टिव सेशन बचा है, वो आपको हम करवा रहे हैं जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। बाद बाकी आपका सारा टॉपिक हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है बिहार स्पेसिफिक सारा हमने करा दिया, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, तो यही बात बार बार पूछा जा रहा है, तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। चलिए, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो राष्ट्रपति को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, क्योंकि इनके ऊपर वही है, तो वही इनको जो है गोपनीयता और पद का शपथ दिला सकते हैं। कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है।
यदि भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना चाहते हो तो वह त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को नहीं। ये बस शपथ दिलाते हैं, शपथ दिलाने का काम इनका होता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को ही ये अपना लेटर देते हैं त्याग पत्र का। और उपराष्ट्रपति को जब त्याग पत्र लेना होगा तो वो मतलब त्याग लेना होगा तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर मान के चलिए राष्ट्रपति चूंकि बुजुर्ग रहते हैं, गुजर गए, उपराष्ट्रपति को बनाया गया, मान के चलिए वो भी गुजर गए, हो सकता है ऐसा सिचुएशन, तो उस स्थिति में किसको बनाया जाएगा? तो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो है तत्काल में कार्यभार दिया जाता है। तो इसमें देखिए कहां, संसद द्वारा चयनित तुम्हें बिल्कुल नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यकाल को देखते हैं। ठीक है, उस समय वो राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं और उन्हीं का वेतन भत्ता जो है उनको राष्ट्रपति का ही दिया जाता है उस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु पत्र पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो 6 महीना तक। ठीक है, उस स्थिति में ये कितने दिन तक जो उपराष्ट्रपति हैं कार्यभार को देखेंगे? तो 6 महीना तक। लेकिन 6 महीना के भीतर फिर से आपको चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 6 माह तक जो है उपराष्ट्रपति कार्यभार को देखेंगे, उसके बाद फिर से उनको चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। भारत के चौथे जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके वीवी गिरी थे। अभी द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है आपको। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है जिनका की कोई भी विरोधी नहीं था। ठीक है, तो एक ही राष्ट्रपति हैं देश में जो सर्वसम्मति से चुने गए, यानी उनमें विरोधाभास नहीं हुआ, कोई भी एंटी पार्टी नहीं खड़ा हुआ, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था उनका? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपको पता होगा और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, 12 वर्ष तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनका कार्यकाल कितना रहा है? तो इनका कार्यकाल जो है वो आपका 12 वर्ष तक रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी कोई राष्ट्रपति अगर बना तो फिर दोबारा भी बन सकता है, तिबारा भी बन सकता है, तो वो रोक नहीं है, तो वो अनुच्छेद 57 के तहत। जबकि अमेरिका में क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति 10 वर्ष से ज्यादा वहां पे नहीं बन सकता है, जबकि हमारे देश में क्या है, जितने बार चाहे उतने बार बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गया था? तो उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिन्होंने कार्यकाल पूर्व करने से ही पद पे ही थे, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की करता है, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं होता है, बल्कि इसका भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? किसकी नियुक्ति करता है? देखिए, भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल सही। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बिल्कुल सही। एक राज्य का, कोई भी राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही। यानी इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं वाला जो भी होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, या यहाँ पे देगा आपको ऑप्शन में एक से अधिक। वहां पे आप देखिएगा बीपीएससी में उपरोक्त सभी नहीं देगा, क्या देगा? एक से अधिक। तो उसमें एक से अधिक वाले में क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ठीक है,
जब ये हम पढ़ा लेंगे उसके बाद टेस्ट लिंक आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग टेस्ट दे लीजिएगा, जिससे आप कंफर्म हो जाइएगा, यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं बनेगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो राष्ट्रपति किसका किसका नियुक्ति करता है? तो आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का, चुनाव आयुक्त का, लोकसभा अध्यक्ष का। तो किसका नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद तक रह सकता है? जिसको बोलते प्रसाद पर्यंत, यानी मर्जी तक, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही होता है, यानी जब तक वो चाहे। कौन? राष्ट्रपति। तभी तक वो किसी भी राज्य का राज्यपाल बना रह सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा होगी हटा देने का 10 दिन में, तो 10 दिन में भी हटाया जा सकता है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति की। अगर कोई भी वित्त से संबंधित बिल है तो उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, तो भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं चूंकि आपका जो है बहुत ज्यादा बहुत क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। ठीक है, तो तेजी से, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अब बताइए। तो टोटल लोकसभा में 12 और राज्यसभा में कितना होता है? तो 2। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए आप ही लोग, टोटल कितना हो जाएगा मनोनीत सदस्यों की संख्या? सॉरी, राज्यसभा में तो मनोनीत नहीं होता है, राज्यसभा में ही होता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का है, कितना हो जाएगा? 14। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो है आपका एंग्लो इंडियन को चुना नहीं जा रहा है, लेकिन अगर दे तो 2 आपका जो होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में आपका टोटल 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। हाँ, ये है कि अब तो नहीं है, तो उस स्थिति में 12 भी हो सकता है। ठीक है, उस स्थिति में 12 भी हो सकता है। हाँ, तो अब 12 ही दे दीजिए, एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जा रहा है, इसीलिए 12 ही मारिए, 12 ही सही मारिए। ठीक है, क्योंकि आपका राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। 2 पहले एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे, लेकिन अब नहीं चुने जाते हैं, इसीलिए 12 को ही आंसर मारिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, यह गलत है, ये तो अधिकार प्राप्त ही है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, हाँ, ये अधिकार उसको नहीं है, ये अधिकार उसको नहीं है कि वो किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति चाह के भी न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं, यहां भी महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही क्योंकि वो भी न्यायिक का सर्वोच्च पोस्ट होता है, इसीलिए। चलिए, किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति किसी भी विषय पर विमर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से, उसको अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है किसी भी विषय में, किसी भी प्रश्न पर वो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को सब कुछ जानकारी नहीं होता है, तो उस स्थिति में वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का काम करते हैं, अनुच्छेद 143 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद अभी हमने तुरंत बताया था, अनुच्छेद 143। ठीक है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति ही, दोनों सदन को बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसको दिया गया है भारतीय संविधान में? तो राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस केस में भी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? तो उनका नाम है एम हिदायतुल्लाह। क्या नाम है? एम हिदायतुल्लाह। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ये पहले जो हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने का मौका मिला था। ठीक है, तो एम हिदायतुल्लाह याद रखिएगा। विदेशी देशों के सभी राजदूत का कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते। जो भी विदेश मामला है वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। राजदूत नियुक्त करने की बात हो चाहे जो भी हो। ठीक है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? देखिए, मेन भूमिका तो प्रधानमंत्री निभाते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रूप से मोहर लगाने का काम राष्ट्रपति ही करेंगे। कोई भी निर्णय लेने का काम होगा वो राष्ट्रपति के ही नाम से होगा, भले वो सारा डिसीजन प्रधानमंत्री का हो, लेकिन मुहर इन्हीं के नाम से लगेगा। जैसे आपके घर में आपके दादाजी का जो पोजीशन है वही देश में राष्ट्रपति का है। सारा काम आपके पिताजी करेंगे या घर के युवा सदस्य करेंगे, लेकिन जो है नाम फंसेगा किनका? तो दादाजी का। ठीक है, तो वही यहाँ पे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास है? अध्यादेश मतलब कोई भी कानून जब बैठक नहीं हो रहा होता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो उस स्थिति में कोई भी कानून जो देश के लिए जरूरी है उसको लागू कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के माध्यम से। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। और लेकिन कई बार इसका जो दुरुपयोग जो है बहुमत पार्टी जिसकी होती है वो इसका दुरुपयोग करते हैं, और लास्ट में जब बैठक नहीं हो रहा होता है लोकसभा राज्यसभा का संसद का, तो उस समय अध्यादेश के माध्यम से कोई भी कानून लागू कर देते। जैसे आपको सवर्ण आरक्षण तो अध्यादेश के माध्यम से ही लागू किया गया था अनुच्छेद 123, लेकिन उसमें खासियत क्या है कि उसको फिर से 6 महीने के अंदर उसको संसद में पारित करना होता है बहुमत से, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा। लेकिन पारित करने का मैक्सिमम सीमा 6 महीना है, लेकिन 6 सप्ताह तक उसको पेश कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो जो है आपका 6 सप्ताह तक में रखा जाता है कि कोई अध्यादेश है उस पे जो है उसको मोहर लगाना है, तो 6 सप्ताह के भीतर ही उसको रखा जाता है। लेकिन 6 माह का टाइम होता है मैक्सिमम, 6 माह तक वह अध्यादेश का कानून चल सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित, पॉकेट, उपयुक्त, सभी, या एक से अधिक देगा तो वो मार दीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? अभी तुरंत हमने बताया था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही कार्यभार दिया जाएगा अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? क्वेश्चन नंबर 43 पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, अभी तक भी जो लोग नहीं जुड़े हैं आसपास और उनकी तैयारी बेहतर नहीं है तो उनको बताइए और जोड़िए। ठीक है, अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। अगर 20 दिन भी अगर अच्छे से वीडियो देख के सुन के जाएंगे तो रिजल्ट निश्चित तौर पे ही बनेगा। बाकी आप लोग का थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग का 110% बनेगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेज देता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अनुमोदन देना ही होगा। तो दोबारा जब जाएगा तो फिर वह अनुमति देगा बिना सोचे समझे, और नहीं भी देगा तब भी उसको पारित ही माना जाता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ठीक है, तो वो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो विधायी, यानी कानूनी अधिकार है, विधायी अधिकार है। किसका? राष्ट्रपति का। यानी अध्यादेश जो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है राष्ट्रपति, वह इसका राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, लोकसभा महाभियोग में भाग लेता है, राज्य का विधानसभा ये चुनाव में भाग लेगा, लेकिन आपका महाभियोग हमने बताया था संसद में ही होता है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, राज्य के विधानसभा के सदस्य यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के विधानसभाएं यहाँ पे महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करती है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
तो 35 वर्ष होना चाहिए। पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, महामूर्ख चौपट आदमी को भी आप राष्ट्रपति बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको देश में चपरासी भी बनना है तो उसके लिए भी योग्यता की आवश्यकता होती है। एक टीचर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको पता ही है, ग्रेजुएशन, बीएड, फिर आप सीटेट निकालिए, सीटेट को फिर वैल्यू नहीं है, फिर आगे बीपीएससी दीजिए। अब आगे देखिए प्री मेंस इंटरव्यू ना हो जाए अगले बार से, इस बार तो निकल जाइए आप लोग, अच्छा रहेगा, नहीं तो अगले बार से तो 110% लिख लीजिए। प्री मेंस इंटरव्यू सब राउंड से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 200 300 या 1000 2000 बच्चे होंगे लाखों में, सबका तो होने नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ तो बच ही जाएंगे इसमें से भी। तो इसीलिए जी जान लगा दीजिए, जो टाइम बचा हुआ है आपके पास बहुत टाइम है, जी जान लगा दीजिए, जो होना होगा देखा जाएगा। अगर कहीं वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, उसको छुट्टी ले लीजिए, लीव लगा दीजिए, सोचिए बीमार है मेडिकल लगा दीजिए, लेकिन जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं एकदम स्टे कर दीजिए, ये लाइफ की बात है, जान लीजिए, ठीक है। ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, बता दे रहे हैं। जितना आसानी से ये इसमें बन जाइएगा, फिर आगे बहुत ही कष्ट होगा। और कभी भी कीजिएगा तो इससे ज्यादा ही मेहनत करना होगा। इसीलिए जितना भी 18 घंटा पढ़िए, 18 घंटा, ठीक है, 1 महीना तो कीजिए, उसके बाद देखिए जश्न आजादी होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह जो है उच्च सदन का होगा, यानी विधान परिषद का होगा। जैसे नीतीश कुमार आपके राष्ट्रपति के वोट में नहीं जाते होंगे, क्यों नहीं जाते होंगे, क्योंकि वो कभी विधानसभा से जीत के जाते ही नहीं है, उनको तो उस सदन में मनोनयन के द्वारा उनको बना दिया जाता होगा, जो भी है, ठीक है। तो चूंकि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ये भी नहीं उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन, वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य होगा, तो वह उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति को वोट नहीं करेगा। उस सदन मतलब जब विधान परिषद का सदस्य होगा मुख्यमंत्री, जैसे आपके राज्य के हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में वह राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है जो राष्ट्र प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, यही बताया था हमने सभी मामलों में। अंतिम जनता के पास ये नहीं, भारत में संसद है ये भी नहीं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही भारत को गणतंत्र बनाता है, यानी राजतंत्र से अलग बनाता है, क्योंकि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनका भी यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है, भले अप्रत्यक्ष आधार पे ही हो, लेकिन होता तो है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा, तो जनता तो चुनती नहीं है, निर्वाचित सांसदों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के, और मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही आपके राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको हमने नहीं ताबड़तोड़ जो है फायरिंग के माध्यम से किया एकदम। अब नेक्स्ट जो है लगभग 30-40 क्वेश्चन और है। अभी तुरंत टेस्ट डालेंगे, ठीक है, टेस्ट आपको तुरंत डाला जाएगा, घबराइए नहीं। अभी हम लिंक डाल ही देते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखिएगा, लिंक आपको दिखाई देगा, ठीक है। बाकी जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं तो अपना शामिल हो जाइए, नाम लिख के भेजिएगा, शामिल कर देंगे। लिंक हमने भेज दिया टेस्ट का, टेस्ट देने से आप कंफर्म हो जाइएगा, फिर आपका गलती ये नहीं होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति पर सलाह ली जाएगी, तो किसका सलाह लिया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है, तो संसद का ही एक अभिन्न अंग होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये किसके अभिन्न अंग होते हैं,
तो संसद के ही अभिन्न अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किसके अभिन्न अंग होते हैं? तो संसद के ही अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उसको दोनों सदन पारित कर देगा तभी वह कानून बनता है, इतना जान लीजिए। और फिर राष्ट्रपति सहमति दे दे तब, यानी दोनों तो प्रस्तुत होगा, दोनों सदन में दोनों पारित होगा, फिर राष्ट्रपति जब साइन करेगा यानी राष्ट्रपति का जो है सहमति दे देगा तभी वह जो है आपका अधिनियम यानी कानून बनेगा। ठीक है, अधिनियम यानी कानून बन जाएगा। वो सदन में पारित तो होना ही चाहिए, लेकिन कौन सी क्रिया के बाद बोल रहा है? तो राष्ट्रपति जब उस पर सहमति दे दे, साइन कर दे, तब वह अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तब वह क्या बन जाता है? आपका अधिनियम बन जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए हम जो है आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाते हैं फिलहाल, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बारिश फिर नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो अभी फिर वही बात आ रहा है आपको बार बार, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव बने थे? तो उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। क्या नाम था? तो ज्ञानी जैल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो जो संघीय संसद है, ठीक है, वही बताता है कि कौन सा लाभ का पद है या नहीं है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब जो पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये बात। लेकिन अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी हैं या शिक्षक भी हैं तो आप लाभ के पद पर हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो यह संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है कि वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं, उसकी घोषणा करने का। अभी इसी को लेकर के आप देख रहे हैं, अनुसूचित जाति को लेकर के जो है आपका मणिपुर में जो है कुकी जनजाति और मैतेई क्या समूह है वो भी जो है एसटी का दर्जा मांग रहा है, और क्या क्या आप देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब वही है, अनुसूचित जनजाति के लिए ही ये मांग है। अब है भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते थे? उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वो भी एक शिक्षक ही थे, इसीलिए इन्हीं के याद में आपका टीचर्स डे 5 सितंबर, नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो सबसे पहले वो बने थे तो संविधान सभा के द्वारा ही बनाए गए थे, लेकिन फिर आगे चल के चुनाव होता है, लेकिन शुरुआत में वो संविधान सभा द्वारा ही चुन के आए थे। इसीलिए तो 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उनका, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है। आपका जो है 12 वर्ष का कार्यकाल है। तो शुरुआत में ये जो है संविधान सभा के द्वारा ही बनाए गए थे। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं, उपराष्ट्रपति, तो किसको त्याग पत्र देंगे? किसको संबोधित करके? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र लेना होगा तो किसको संबोधित करेंगे? तो वो उपराष्ट्रपति को करेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री तो होते ही हैं,
वित्त मंत्री भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति दोनों सदन में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, ये अलग ही पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है। चलिए, युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला जो कानूनी रूप से कौन लेते हैं, सक्षम है, तो उस स्थिति में आपके राष्ट्रपति ही लेंगे, ठीक है, कानूनी रूप से। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप से देखिएगा तो यह सब निर्णय प्रधानमंत्री के ही हाथों में होता है, ठीक है। भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं उसकी गोपनीयता की शपथ जो है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, बताइए किसके द्वारा दिलाया जाएगा, जो केंद्रीय मंत्री होंगे, तो ये भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। संविधान के अनुसार निम्नांकित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ये भी है, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ठीक है, ये बुलावा देते हैं, बुलाहट देते हैं, लेकिन संदेशों को भेजना जो है यह जो है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति शब्दशः नहीं है, ठीक है। और संसद की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहे, तो ये जो है आपका टोटल 12 वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, तो आपको पता ही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत के संसद में शामिल हैं। बस अच्छे से ये सब सुन लीजिए, यही सब टाइप का क्वेश्चन आपको वहां भी पूछा जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन नियुक्तियों को निर्धारित करता है, तो विशेष अधिकार जो संसद के सदस्यों को है वो अनुच्छेद 105 के तहत। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है, तो उपराष्ट्रपति नहीं है, चूंकि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तो है ही, उपराष्ट्रपति आपके संसद का अभिन्न भाग नहीं है, ठीक है। मैथ का लगभग इंड है, एक चैप्टर बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, वो किसी दिन पढ़ा देंगे। मैथ का लगभग इंड ही मानिए, क्योंकि एडवांस मैथ आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, हमने देखा है कहीं भी एडवांस मैथ, ठीक है। हाँ, अगर एक आध क्वेश्चन त्रिकोणमिति का डाल दिया बेसिक सा तो डाल सकता है, लेकिन कम ही चांस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बहुत होगा तो 2 लेक्चर में आपका जो भी बचा खुचा है थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति बता देंगे, और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता तो पढ़ा ही देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बीपीएससी आज तक पूछा है, तो हो सकता है पूछ दे आपने। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो वो 3 अंग हैं। नहीं, 9th 10th में देखिए वो तो आप पे डिपेंड करेगा कौन सा सब्जेक्ट है आपका। 2 सब्जेक्ट में कोई 2 चूज करना है। हिस्ट्री पॉलिटी लेते हैं तो ज्योग्राफी नहीं पूछेगा, ज्योग्राफी पॉलिटी लेते हैं तो हिस्ट्री नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, आप जो भी लीजिए। इतना तो आपको समझदारी है ही कि कौन लिए हुए थे एसटीईटी में, वो चीज पढ़िए। 2 ही सब्जेक्ट पूछेगा, हिस्ट्री पॉलिटी, या तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक चूज करने के लिए कहेगा, बाद बाकी इधर 3 में से कोई एक चूज करना होगा। अगर पहला में आप हिस्ट्री चूज कर लेते हैं पेपर 2 में, तो पेपर 3rd में आप कोई भी 3 में से चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहला में ज्योग्राफी कर लिए तो आप दूसरे में जो है आप हिस्ट्री नहीं चूज कर सकते, तब फिर आपको 2 में से ही चूज करना होगा, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में से। तो वो तो इंस्ट्रक्शन जो है आपके जो अतुल प्रसाद हैं वो तो दे ही दिए थे, ठीक है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है, तो अधिकतम अंतराल जो है संसद के 2, यहाँ पे 2 ये क्या बोलते हैं, सत्र होना चाहिए। सत्रों के बीच में, 2 सत्र के बीच में जो है 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है कम से कम, ठीक है, 6 महीना। तो 6 महीना के अंतराल में कम से कम एक बार तो बैठक होना ही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है,
तो कोई साधारण विधेयक होता है उसी केस में किया जाता है। ठीक है, जो देश के लिए आवश्यक है और जिसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा की सहमति नहीं बन रही होती है अलग अलग, उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में जो है यहां पर संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के माध्यम से, लेकिन अध्यक्षता याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अभी तुरंत हमने चर्चा किया, कौन बुलाएगा? तो राष्ट्रपति बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। टेस्ट लिंक डाल दिया गया है, आप लोग टेस्ट जरूर दे लीजिएगा अभी क्लास इन होने के बाद। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब वो क्या होगा? मतभेद हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद की स्थिति होगी, वो पारित नहीं होगा जो भी विधेयक है, साधारण विधेयक, उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के जो मतभेद होगा उस स्थिति में बुलाया जाता है। राष्ट्रपति जब बुलाए नहीं, जब मन तब थोड़े बुला सकता है, ऐसी बात नहीं है। जब मतभेद की स्थिति होगा तभी वो बुलाएगा। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या होता है? तो क्या होगा? एक बिल जिस पर दोनों सदनों के सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, यही होगा जिसमें दोनों में अलग अलग सहमति नहीं होता है, लेकिन जब दोनों साथ बुलाए जाते हैं और देश के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है पास होना, तो उस स्थिति में, ठीक है, तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है, उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र बुला करके उसका समाधान किया जाता है। बुलाएगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? ठीक है, तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में क्या हो? मतभेद हो। क्वेश्चन वही है, विभिन्न तरीका से पूछा गया है। जो आज तक पूछा गया वही क्वेश्चन का हमने कलेक्शन लिया है। अगर आप देख लीजिएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिखाई देंगे। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल। तो शून्यकाल आपको पता ही होगा। ठीक है, कब होता है? जब आपका 12 बजे के बाद, प्रश्नकाल के बाद जो है कोई भी व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी को हम शून्यकाल बोलते हैं। यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है, एक अवधि होता है 12 से 1 के बीच में, उसमें संसद के कोई भी सदस्य वहां पे प्रश्न पूछ सकते हैं, उसको शून्यकाल कहा जाता है। और प्रथम जब बैठक होता है तो प्रश्नकाल से शुरुआत होगा 11 से 12। तो ये सब जो है पता ही होगा आप लोग को। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो अगर कोई भी सांसद जो है, सांसद 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। ठीक है, यानी आपको 60 दिन में तो एक बार तो बैठक में आना ही होगा कम से कम। ये नहीं कि आप संसद बन गए तो सोए हुए। ठीक है, तो 60 दिन तो कम तो नहीं होता है, बिना सदन को सूचित अनुपस्थित आप, ठीक है, 60 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। अगर रह गए तो आपको वहां से क्या हो जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा, सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है? चूंकि 6 माह में होना चाहिए तो कम से कम 2 बार, एक वर्ष में 2 बार। ठीक है, निम्न विधायकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है? जब आपको वो संविधान संशोधन विधेयक पारित करना हो तो दोनों सदनों में वो पारित होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आंसर होगा संविधान संशोधन विधेयक। संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों, जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो संसद ही निर्धारित करता है। यानी खुद का वेतन खुद निर्धारण करने का काम कौन करेंगे? संसद ही करेंगे। संसद करेगा सांसद का, यहाँ पे कोई विरोध नहीं होगा। आप देखिएगा जब वेतन बढ़ाने की बात होगी तो कोई विरोध नहीं करेगा, पक्ष विपक्ष दोनों मिल जाता है। देख रहे हैं? ठीक है, यही है आपका देश का संविधान। चलिए, एक टीचर का जो है 30,000 सैलरी बिना पेंशन, बिना इसके, तब भी देखिए ऊपर से कितना बदनाम किया जाता है शिक्षकों को। लेकिन ये लोग जो है आराम से एक बार बनिए, पूरा जीवन पेंशन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लाभ का पद नहीं है।
सोचिए किस प्रकार से संविधान बना है। चलिए, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक घनपूर्ति क्वारम है 1/10। कम से कम 1/10 सदस्य रहेंगे तभी कोई भी वहां पे बिल पारित होगा या वहां पे रखा जाएगा कोई भी मीटिंग उसको, ठीक है। तो कम से कम जो है 1/10 सदस्य क्वारम पूर्ति का होता है, यानी अगर 550 है तो 55-56, ठीक है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, तो संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अरे भाई लैंग्वेज वैंग्वेज के लिए काहे टेंशन ले रहे? लैंग्वेज के लिए टेंशन उन्सन मत लीजिए। बता तो रहे लैंग्वेज में कोई फेल नहीं कीजिएगा, टेबल कुर्सी बेंच सब पास करेगा। अभी लैंग्वेज के लिए 2-3 दिन लास्ट में पढ़ाएंगे, उसमें कुछ नहीं, मुहावरा, एंटोसाइनो, समास उमास तो पढ़ा ही दिए हैं आपको, संधि विच्छेद पढ़ा ही दिए हैं, ठीक है। तो मेन आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ा ही दिए हैं, तो उसमें बचा है आपका मुहावरा हो गया, या जो सब है वो क्या बोलते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, ये सब शुद्धिकरण आपको नहीं पता है, सब पता है। आप लोग बचपन से हिंदी पढ़ते सुनते आ रहे हैं। 30 नंबर तो हम कह रहे हैं ना, जो कभी नहीं पढ़ा है वो भी पास करेगा, ठीक है। इसीलिए टेंशन ही नहीं लीजिए, वो तुक्का भी मारिएगा 30 नंबर आ जाएगा। मेन इधर स्कोर कीजिए, इधर बहुत देख रहे हैं, बहुत कोचिंग वाला हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा है, लगता है कि उसी में वो पास करवा देगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश जो है तुक्का भी मारिएगा तब भी 30 नंबर आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं हिंदी इंग्लिश का, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा ही बोल रहे हैं हम लोग। मेंस जब जाते हैं बीपीएससी में 2-2 बार दिए हैं, दोनों बार 70+ नंबर है, आप कहिएगा दिखा देंगे, उसमें तो लिखना होता है, और कहिएगा कभी नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम के रात में मन हुआ तो आधा घंटा दिए। अरे अपना लैंग्वेज है हिंदी, समानार्थी, विपरीतार्थक कौन नहीं जानता, संज्ञा सर्वनाम, एक बार अच्छे से रीड करके चले जाइएगा। ऐसे आप लोग को पढ़ा देंगे, सारा मुहावरा वहावरा सुना देंगे अच्छे से, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं वो सब। और उसको जो है एकदम विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं, अब हिंदी दे दिया तो पूरा एकदम रटे जा रहे हैं पूरा व्याकरण, ठीक है। आपका बस कॉमन चीज देखेगा कि आप शुद्ध उसमें खोज पाते हैं कि नहीं, आप हिंदी क्षेत्र के हैं कि नहीं, आप बच्चों को हिंदी में कम्युनिकेट कर पाइएगा कि नहीं, वो चेक होगा आपका। बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है या नहीं, कि साफ गमागोल है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपका जो है बस थोड़ा सा बेसिक चेक है, इसीलिए उसको पेपर जो आपका लैंग्वेज का है उसका तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अगर ले रहे हैं तो सबसे पहले उसका टेंशन दूर कर लीजिए, कोई बुक ले लीजिए व्याकरण का, एक बार अच्छे से पूरा रीड मार लीजिए, ठीक है। चलिए, और नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा, ये मेन चीज आपको होने ही नहीं देगा। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? अभी जो हम बोल रहे हैं वो आपको एग्जाम के बाद अनुभव होगा क्यों हम बोलते हैं। बाकी जो टीचर कभी बैठा ही नहीं है बीपीएससी का एग्जाम, आज तक जो प्री नहीं देखा है कभी मुंह, वो भी आपको बीपीएससी पढ़ाने लगा है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आपको ऐसे ही डराएगा, क्योंकि खुद तो कभी बैठा नहीं, कभी देखा नहीं है। जो टीचर आज तक ग्रुप डी एग्जाम नहीं निकाला उसको भी देखे बीपीएससी पढ़ाने लगा है। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनते, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये दोनों तो आपका सही है। मनोनीत होते हैं, फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा है, वो अलग बात है। तो यहां पर मुझे लगता है यही होना चाहिए, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ऐसा सही नहीं है। मनोनीत होते हैं लेकिन फिलहाल वह नहीं किया जाता है, क्योंकि एंग्लो इंडियन जो है उनकी संख्या कम है, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ती है इसीलिए। लेकिन सीट तो है, संविधान ने 552 दिया है, तो 2 तो सीट इसके लिए है, मनोनयन के लिए। इसीलिए यहां पर यह सही नहीं है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, होते हैं 2 सीट के लिए होते हैं, ठीक है। भारत की सिंचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है?
तो जो सिंचित निधि का है महानियंत्रक महालेखा भारत के वित्त सचिव, तो संसद का ही होता है। भारत के जो सिंचित निधि का जो धन निर्गमन जो होता है वहां से सिंचित निधि से, उस पर नियंत्रण जो है आपके संसद का ही होता है। जब संसद में ये पारित होगा तभी यहाँ से धन निकाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संसद ही होगा इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है टोटल 87 क्वेश्चन पॉलिटी का हमने किया। अगर आप लोग कहते हैं आपको हिंदी से इतना ही टेंशन है, तो सबसे पहले आपका अब क्लास हम हिंदी लेके ही खत्म कर दें, ठीक है। आप लोग की इच्छा है, जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। अगर आप लोग को हिंदी का बहुत ज्यादा टेंशन लग रहा है और हमारे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप बोले तो सबसे पहले हम हिंदी ही आपको कवर कराएंगे, ठीक है। अरे 12 मेंबर तो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में ना, रश्मि कुमारी। क्या बोलिए आप लोग, तेजी से बोल दीजिए। हिंदी को क्या करें पहले, अब हिंदी खत्म कर दें आप लोग का। हिंदी बीच बीच में आप बोलते हैं तो हम टॉर्चर हो जाते हैं। जैसा कहिएगा वैसा ही काम करेंगे। चूंकि उसका नंबर उम्र जुड़ना नहीं है, हम आपको बता रहे हैं ना, आप एक भी दिन नहीं पढ़िए हिंदी और आप एग्जाम में जाइए, ठीक है। आप देखिएगा कि आप 50 नंबर बिना सोचे समझे सही कीजिएगा, और निगेटिव तो है ही नहीं। हिंदी से डरने की बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। आपको कौन सा यहाँ राइटिंग करना है, लिखना है, लेख लिखना है, निबंध लिखना है, लेटर लिखना है, या फिर आपको परिभाषा लिखना है। आपको तो खोजना है 4 ऑप्शन में से। समास पढ़ा ही दिए, संधि विच्छेद पढ़ा ही दिए हैं, संज्ञा सर्वनाम सब बता ही दिए हैं, मातृभाषा सब कुछ बता ही दिए हैं। बाकी रहा समानार्थी, विपरीतार्थक, मुहावरा, तो वो सब आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए, हिंदी लास्ट के लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट में आपको जो है हिंदी करवा देंगे 2-4 दिन, जो आपका जो डर है वो मिट जाएगा। हिंदी में 4 ही ऑप्शन रहेगा। कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, लिंक हमने भेज दिया, कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।